Welcome, students. Today I am going to discuss the heating effects of electric current. So far, we have studied how current flows through a wire and what are the various factors that affects its flow. But today we are going to discuss how this current will leads to a wire becomes hot. You might have seen the electric iron, how it works, the electric geyser, how it makes the water hot. So these are certain factors that are based on current. So in this topic we are going to discuss that very thing, how the current leads to this heating effect. So basically what happens when a potential difference is applied across a wire, that is a heating coil, the wire becomes hot. It means that the electric energy is being converted into heat energy, and the heat so produced is called Joule's heat. And this phenomena of heating of wire by flow of current through it is called Joule's heating effect. तो कहने का मतलब कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी वायर के अक्रॉस, तो वो जो वायर है वो हीट होने लगता है वो, ठीक है ना। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जूल्स हीट, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो एक्चुअल में हीट प्रोड्यूस करता क्या है, क्या व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर बिहाइंड प्रोड्यूसिंग दिस हीट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या, ठीक है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या, एंड हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट ही क्यों होती है। तो बेसिकली क्या है इसमें, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन बाय ए करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, अब एनर्जी और वर्क डन ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। तो एनर्जी क्या है, वर्क डन ही है, लेकिन ये वर्क डन किसने किया, करंट ने, ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो करता है, वो करंट जो वर्क डन कर रहा है, यहां पे वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना। और ये एनर्जी एक्चुअल में क्या है, हीट एनर्जी है। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स present in the conductor get accelerated. During the motion, the free electrons collide with the ions or atoms of the conductor, and this work done is converted into heat. तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारा चार्ज कैरी करते हैं। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि हर एक वायर गर्म नहीं होता है। ऐसे तो हम जो वायर फिटिंग में यूज करते हैं, ठीक है ना, वो गर्म नहीं होते, लेकिन जो हीटर की कोयल है वो गर्म हो जाती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडक्टिंग वायर्स होते हैं जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, और हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो करंट के फ्लो को अपोज करता है ये, तो इसका मतलब ये चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा, चार्ज को मूव नहीं करने देगा। लेकिन क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो उस हिसाब से तो चार्ज मूव करना चाहिए, तो चार्ज मूव ना करने के बजाय वो आपस में भी कोलाइड करने लगता है, ठीक है ना। तो इसी कोलिजन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि पहले हम क्या करते, जैसे मान लीजिए पुराने जमाने में क्या होता था कि दो पत्थरों को हम टकराते रहे तो उसमें से चिंगारी निकलती थी, तो हीट प्रोड्यूस होती थी और उसी से आग जलाना सीखते थे। तो वैसे ही सेम काम इसके अंदर है कि जब चार्ज जो है, चार्ज का काम होता है फ्लो करना, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जो कि उसके फ्लो को अपोज करती है, तो वो फ्लो तो करते हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो आपस में कोलाइड करने लगते हैं, और इसी कोलिजन के वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये तो हो गया कंडक्टर का केस। सेम केस होता है लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, आयंस। तो वो आयंस भी क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं, और उसी कोलिजन की वजह से
हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो ये जो कोलिजन है ये एक्चुअल में क्या है, ये वर्क डन है, और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक फिनोमिना बिहाइंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली if V is the potential difference across the conductor and Q is the charge flowing through the conductor during time t, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमने V अप्लाई किया है किसी भी इलेक्ट्रिक वायर के अक्रॉस और उसमें से Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है फॉर T अमाउंट ऑफ टाइम, तो करंट की डेफिनेशन क्या है, करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q को हम ऐसे लिख सकते हैं I इंटू टी। फिर हम क्या पढ़ते हैं कि वर्क डन क्या है, तो वर्क डन क्या है, तो इफ W इज द वर्क डन इन कैरिंग Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अनदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q दैट इज V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो W क्या हो गया, V इंटू Q, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो W और V और Q की जगह हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन 1 IT, तो Q की जगह हमने क्या लिख दिया, IT, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, VIT। क्लियर है। और ऐसे में पता है V क्या होता है, एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो V की जगह हम IR रख देंगे तो क्या बन जाएगा, IR इंटू IT, तो इसको खोलेंगे तो I स्क्वायर RT। तो एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया I स्क्वायर RT, और ऐसे I की जगह अगर हम V अपॉन R रख दें, इस I की जगह अपन V अपॉन R रख दे तो क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर T V स्क्वायर अपॉन R इंटू आर टी आएगा ये, ठीक है ना। तो ये एक एक्सप्रेशन आता है, ठीक है ना। तो ऐसे एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया हमारे पास VIT W के बराबर। एक एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया W के बराबर I स्क्वायर आर टी, ये I स्क्वायर आर टी, और एक एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया W के बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ये R से R कट जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये तीन एक्सप्रेशन W के बराबर आते हैं, और W हमारा एक्चुअल में क्या है, यही हमारी जो वर्क डन है, यही हमारी क्या है, हीट है, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो H क्या किसके बराबर हो जाएगा, VIT, या फिर इन तीनों एक्सप्रेशंस को एक साथ रख देंगे तो VIT I स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो ये हीट प्रोड्यूस है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन अगर आप पावर हमने पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, पावर हमने क्या पढ़ा था, VIT I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R, वो पावर के फॉर्मूले हैं। तो हमने सिंपल वो पावर के फॉर्मूले ही आते हैं, लेकिन उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, T मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि जो हम वोल्टेज वाला जो केस देखते हैं ये वही है पावर, ठीक है ना, ये पावर ही है, सिर्फ अगर उसको इनटू टाइम के साथ कर देंगे तो वो हीट का एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या समझ में आया कि हीट जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, उसके कैसे प्रोपोर्शनल है, I स्क्वायर, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर कितनी है, तो जितनी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस कितनी है, तो रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी हीट भी उतनी ज्यादा होगी, करंट जितना ज्यादा होगा हीट भी उतनी ज्यादा होगी, और कितने टाइम तक आप करंट फ्लो कर रहे हो, ठीक है ना। तो H इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जितने टाइम तक आप उसमें करंट फ्लो करोगे उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं हीटर को ऑन करता हूं, तो एक तो मैंने उसको ऑन किया सिर्फ 2 मिनट के लिए, और एक मैंने उसको ऑन किया 20 मिनट के लिए, तो सबसे ज्यादा हीट किस में प्रोड्यूस होगी, 20 मिनट वाले केस में। तो वही टाइम है, जितना ज्यादा मैं टाइम लगाऊंगा उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही जो मैं वायर यूज कर रहा हूं, हीटिंग एलिमेंट जो मैं यूज कर रहा हूं, उसकी रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी,
ठीक है ना। और यही कारण है कि जिस वायर से हम हीटर को कनेक्ट करते हैं वो वायर तो हमेशा ठंडे रहते हैं, लेकिन जो हीटर है वो गर्म हो जाता है, जबकि दोनों ही कंडक्टिंग मटेरियल हैं। ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो कहने का मतलब जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है, इसी वजह से वो हीट अप नहीं होते, उनकी हीट नहीं प्रोड्यूस होती। लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और इसी वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होती है, बिकॉज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, कहाँ हम अप्लाई करते हैं इन चीज़ों को। तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आपने देखे हैं जैसे कि रूम हीटर है, गीज़र है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ये सारे हीटिंग इफेक्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल यहाँ यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है तो उसमें जो फिलामेंट होता है बल्ब का, तो फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, ये टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। ठीक है ना। जो पहले जो बल्ब आते थे कन्वेक्शनल बल्ब, तो उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता था उसका वो टंगस्टन का बना होता है, जिसकी विच हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और आपको पता हो वो कितना गर्म हो जाता है वो बल्ब। तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट विच अपीयर्स एज हीट, तो उसमें हीट और लाइट दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है ना, उसमें हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। तो लाइट को तो हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हम लाइट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब को, और हीट उसमें हम, लेकिन साथ में उसके हीट भी प्रोड्यूस होती है जो कि हम यूज़ नहीं करते हैं उसके। तो the glass envelope of the electric bulb is filled with inactive inert gas like argon and nitrogen to increase the life of the tungsten filament। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं। तो गैस कौन सी यूज़ करते हैं, इनर्ट गैस यूज़ करते हैं। इनर्ट गैस कौन सी होती है, द गैसेज विच आर इनएक्टिव। ठीक है ना, जो या लीस्ट रिएक्टिव जो होती है, मतलब रिएक्ट नहीं करती है एटमोसफेयर के साथ, वो वाली गैसेज रखते हैं। ठीक है, तो ये इस गैस का फायदा क्या होता है, तो इससे जो फिलामेंट की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है, वो मतलब रस्टिंग या रस्ट वगैरह नहीं पकड़ता और वो खराब नहीं होता फिलामेंट। ठीक है ना, तो इसलिए हम उसके अंदर, उस बल्ब के अंदर ये गैस फिल करते हैं। और गैस कौन सी है, इनर्ट गैस कौन कौन सी है, आर्गन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, तो इस तरह की हम गैस उसमें डाल देते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का ये आपको पता ही होगा क्या काम करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। जब भी कोई, जैसे ये फ्यूज हैं, ये फ्यूज वायर्स हैं, ये इस तरह के फ्यूज भी होते हैं कि अगर मान लीजिए पीछे से कोई सप्लाई के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइक आ गया या बहुत ज़्यादा करंट आ गया एक्सेस में, तो फ्यूज़ क्या होता है, ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है ना, अपन बोलते हैं ना फ्यूज़ उड़ गया, तो ये फ्यूज़ क्या होता है, ये फ्यूज़ वायर होता है इसके अंदर, ये मेल्ट हो जाता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, और इस वजह से एक्सेस में अगर करंट आएगा तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हीट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो अगर करंट बहुत ज़्यादा आएगा तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि ये जो वायर है ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा उस केस में। तो जब ये वायर मेल्ट होगा, तो जब ये वायर मेल्ट हो जाएगा, ये वाला पर्टिकुलर वायर, तो उस केस में आपके जो अप्लायंसेज हैं वो जलने से बच जाएंगे। ठीक है ना, आपके अप्लायंसेज जलने से बच जाएंगे। तो ड्यू टू सडन स्पाइक इन करंट द फ्यूज वायर मेल्ट्स प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस फ्रॉम डैमेज। तो आपके अप्लायंसेज जो है वो खराब होने से बच जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, तो अगेन द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट कितना काम कर रहा है उसे हम पावर से डिनोट करते हैं। तो पावर एक्चुअल में W अपॉन द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो W अपॉन T हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो वो उसको भी हम पावर बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसका एक्सप्रेशन देखिए आप, कि मान लीजिए करंट I जो है फ्लो कर रहा है, लेट करंट I फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर टाइम t। ठीक है ना, I अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है t टाइम के लिए, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रखा है, V अप्लाई कर रखा है। तो पावर की हमें फॉर्मूला पता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डेट इज P इक्वल्स टू W अपॉन T। तो P इक्वल्स टू, और W की जगह हमने क्या रख दिया, VI। अब ये VI कहाँ से आया, तो V किसके बराबर होता है, W अपॉन Q।
पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू, ठीक है ना। तो डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। और वी को एज इट इज रखो और क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब आई टी। अब ये आई टी कहां से आया, आई टी कहां से आया, तो आई किसके बराबर होता है, आई द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज क्यू अपॉन टी। तो क्यू की जगह हम लिख सकते हैं ना आई टी, तो क्यू की जगह हमने लिख दिया आई टी। तो डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, वी आई टी। तो डब्ल्यू की जगह हमने लिख दिया वी आई टी, ये लिख देंगे हम, ठीक है ना। तो अब ये टी से टी कट जाएगा, ये टी और ये टी कट जाएगा, तो पावर क्या बच गया, वी आई, पावर क्या बच गया, वी आई। और वी क्या हो जाएगा, और वी हमें पता है एज पर ओम्स लॉ वी किसके बराबर होता है, आई आर। तो इसको भी हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे ऊपर, तो पावर क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या बन गया, आई स्क्वायर आर। ऐसे ही हम इसी एक्सप्रेशन को देखो कि हम वी आई की टर्म्स में, अगर हम आई की जगह, तो ये तो हमने वी की जगह रखा था, वी की जगह आई आर रख दिया हमने। अब हम आई की जगह रख देते हैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर। अब हम आई की जगह वी अपॉन आर रख सकते हैं ना, एज पर ओम्स लॉ। तो जब हम आई की जगह वी अपॉन आर रखेंगे तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर। तो इसको आर से आर कट जाएगा एक, तो क्या बच गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एक एक्सप्रेशन ये आ गया पावर वी आई, एक एक्सप्रेशन आ गया पावर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और ऐसे एक एक्सप्रेशन ये आ जाता है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो एक एक्सप्रेशन ये आ गया हमारा आई स्क्वायर आर। तो तीन एक्सप्रेशन आ गए, पावर इक्वल्स टू वी आई, और पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये पावर के तीन है। तो ये सेम पीछे जो हमने पढ़ा था हीट का भी तो हमने कुछ ऐसे पढ़ा था। हीट में भी क्या होता है, हीट किसके बराबर होता है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। यही हमने पढ़ा था पीछे हीट का, ठीक है। तो पावर का ही एक्सप्रेशन है, उसके साथ अगर हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे एक्सप्रेशन किसके बन जाएंगे, हीट के एक्सप्रेशन बन जाएंगे। तो इन दोनों को याद रखना बहुत आसान है, पावर और हीट को। क्लियर है। अब कुछ इसके ऐसा यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या है, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। क्या है, पावर की ऐसा यूनिट क्या है, वाट। तो अपन पावर को हमेशा वाट में मेजर करते हैं, ठीक है ना। और जो बड़ी यूनिट्स होती हैं उसके लिए किलोवाट। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट्स। ऐसे मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट, गीगावाट में 10 की पावर 9 वाट, और हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वाट, ठीक है ना। तो ये तो हो गई पावर। अब क्वेश्चन आता है 1 वाट, डिफाइन 1 वाट। 1 वाट को कैसे डिफाइन करोगे, तो पावर हमें पता है क्या होता है, वी आई। तो पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ए सर्किट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कि पावर जो है वो 1 वोल्ट हो जाएगा अगर करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर, ठीक है ना। क्योंकि पावर किसके बराबर होता है, वी आई, ठीक है ना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम 1 वोल्ट कर दें और करंट को अगर हम 1 एम्पियर कर दें, दोनों अगर 1 हो गए, तो पावर क्या हो जाएगा, 1 वाट, ठीक है ना। तो पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ए सर्किट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए और 1 एम्पियर करंट हो जाए, तो दोनों 1 जब हो जाएंगे, ये हो गया 1 वोल्ट और मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 1 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये पावर आपकी क्या हो जाएगी, 1 वाट हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो 1 और ये हो जाएगी वाट। तो ये तो है सिंपल पावर। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कमर्शियल यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो इसको हम एक्चुअल में किलोवाट आवर से हम डिनोट करते हैं कमर्शियल यूनिट को, किलोवाट आवर। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ
बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बीओटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि आपके घरों में जो मीटर लगा होता है वो किलोवाट आवर पे काम करता है, इसलिए इसको कमर्शियल यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है ना, कमर्शियली। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है एक्चुअल में? 1 किलोवाट किसके बराबर है? तो द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट वर्क्स फॉर 1 आवर इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है? अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है कितनी? 1 किलोवाट, और कितनी देर में? 1 घंटे में, ठीक है ना। तो द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट वर्क्स फॉर 1 आवर। यानी कि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो जिसकी पावर कितनी है? 1 किलोवाट पावर है, ठीक है ना। जैसे अपन कई बार हीटर जो है, हीटर की जो कोयल है अपन मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं भाई कितने पावर का है या कितनी वाट का है ये, तो वो बताता है कि साहब ये 1000 वाट का है या 1500 वाट का या 2000 वाट का। तो 1000 वाट का मतलब कितना हो गया? 1 किलोवाट, ठीक है ना। तो कितनी पावर का है वो, ठीक है ना। और उसको अगर हम 1 घंटे, मान लीजिए 1000 वाट की कोयल है और उसको हमने 1 घंटे तक चलाया, जो हीटर की कोयल है मान लो कितनी है? 1 किलोवाट की है, और उसको हमने 1 आवर तक उसको ऑपरेट करते हैं, तो उस दौरान वो कितनी यूनिट निकालेगा? 1 यूनिट निकालेगा, दैट इज 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। तो अपन, क्योंकि जो घरों में जो मीटर लगा होता है उसमें हम यूनिट के हिसाब से देखते हैं कितनी यूनिट आ गई उसमें, ठीक है ना। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होती है? 1 किलोवाट आवर के बारे में क्लियर है कॉन्सेप्ट, कि अगर 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस अगर 1 घंटे तक रन करता है तो उस दौरान वो 1 किलोवाट एनर्जी जो है कंज्यूम कर लेगा, यानी कि 1 यूनिट के बराबर कंज्यूम करेगा वो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो एग्जाम में हमेशा आता है कि 1 किलोवाट आवर को आपको कन्वर्ट करना है जूल में, वे कितनी एनर्जी होती है इसके अंदर। तो 1 किलोवाट आवर है, तो इसको सिंपली पहले ओपन कर लो, किलोवाट को किस में कन्वर्ट कर लिया? वाट में कन्वर्ट कर लिया। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। ऐसे आवर को किस में कन्वर्ट कर लिया? सेकंड्स में। तो 60 × 60 सेकंड्स, बस हमने कन्वर्ट किया है इसको, ठीक है ना। तो ये 1000 × 60 × 60 कितना हो गया? 3.6 × 10⁶ वॉट सेकेंड, ये आ गया वॉट सेकेंड। और वॉट सेकेंड जो है ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। और एनर्जी की यूनिट एक तो वॉट सेकेंड होती है और दूसरी क्या होती है? जूल, ठीक है ना। अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। पहला है a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor and a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor। कि दोनों में हमें कंपेयर करना है कि किस में सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम हो रही है, ठीक है ना। तो पहले तो क्या है कि 2 ohm रजिस्टर है, ठीक है, और 2 ohm रजिस्टर को हमने कनेक्ट किया है इसमें, ठीक है ना। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर की 2 ओम रजिस्टर के अंदर कितनी पावर कंज्यूम होगी वो हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो हमने पहला तो केस किया कि 6 वोल्ट हमने बैटरी दी है, ठीक है, 6 वोल्ट हमने बैटरी दी है और 2 रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम के और 2 ओम के, और दोनों किस में जुड़े हुए? सीरीज में जुड़े हुए। तो एक केस तो ये आ गया, तो इसमें 2 ओम के अक्रॉस हमें पावर निकालनी है। और दूसरा केस क्या है कि 4 वोल्ट बैटरी हमने कनेक्ट की है और 2 रेजिस्टेंस है, एक तो 12 ओम का और एक 2 ओम का। 12 ओम और 2 ओम ये दोनों क्या है? पैरेलल में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। और इसमें भी हमें पावर निकालनी है किसके अक्रॉस? 2 ओम के अक्रॉस पावर निकालनी है, ठीक है ना। तो 2 केस हमें सॉल्व करना है, फिर हमें कंपेयर करना है। तो इसके पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। अब सीरीज में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है? ऐड अप हो जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितनी होगी? 1 ओम प्लस 2 ओम, तो 3 ओम। और ऐसी करंट, तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
वोल्टेज हमारे पास आ गया तो हम करंट निकाल सकते हैं। तो करंट कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। तो 6/3 ये आ गया 2 एम्पियर। ये तो हमारे पास आ गया करंट, ठीक है ना। यानी कि करंट इतना फ्लो कर रहा है और हमें पता है कि सीरीज में करंट जो होता है सेम रहता है, तो करंट तो रहेगा 2 ओम। और अब इसके अक्रॉस हमें पावर निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला देख लीजिए आप, तीन तीन फॉर्मूले हमने पीछे पढ़े हैं, तो यहां कौन सा अप्लाई करोगे, क्योंकि यहां पे हमारे पास करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है ना। हम पोटेंशियल नहीं लेंगे क्योंकि पोटेंशियल 6 वोल्ट जो है वो दोनों के अक्रॉस चल रहा है, ठीक है ना। 6 वोल्ट जो है वो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलके 6 वोल्ट है वो। तो यहां वोल्टेज नहीं लेंगे, यहां पे हम करंट लेंगे और इसकी रेजिस्टेंस लेंगे। तो करंट और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा, पावर वाला, I²R, ठीक है ना, जिसमें करंट आ गया और रेजिस्टेंस आ गया, तो I²R। तो I हमारे पास कितना है 2 एम्पियर और R हमारे पास कितना है 2 ओम। तो 2 स्क्वायर इंटू 2 तो ये आता है 8, और पावर निकालिए तो वाट आ गया, तो ये आती है 8 वाट। ऐसे इस वाले के केस देखिए आप, इसमें पैरेलल है, तो पैरेलल में हमें पता है कि वोल्टेज जो है सेम चलती है वोल्टेज, ठीक है ना। हर एक अप्लायंस के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगी। तो 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस भी कितनी वोल्टेज होगी, 4 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई और वोल्टेज आ गई, तो हम पावर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें वोल्टेज भी आए और रेजिस्टेंस भी आए, तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो करंट भी निकाल के कर सकते हो, तो कैसे भी निकाल लो इसको, ठीक है ना। तो यहां जैसे इसने करंट निकाल के किया है, तो करंट कितनी होगी 2 ओम रजिस्टर के अंदर, तो करंट कैसे निकलेगा, V अपॉन आर, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है। तो करंट कितना हो जाएगा V अपॉन आर, ठीक है। तो V कितना है 4 वोल्ट और अपॉन आर रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस पावर निकाल लो I²R, ठीक है। तो ये पावर कितनी आती है 8 वाट। तो देखिए दोनों ही केस में 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस सेम पावर कंज्यूम हो रही है, 8 वाट, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, कंपेयर करना था। तो वाट क्या आ रही है, सेम आ रही है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volt and the another 60 watt 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? कि दो हमारे पास लैंप हैं, एक तो 100 वाट का है और एक है 60 वाट का, और दोनों को हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है और मेन सप्लाई से। तो मेन सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट है। तो हमें करंट निकालना है कि व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220, तो कितना करंट कंज्यूम होगा। तो पावर दे दी 100 वाट, वोल्टेज दे दी, तो करंट हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है, VI। तो I क्या हो जाएगा, P अपॉन V, ठीक है ना। यही हमने पढ़ा है कि पावर किसके बराबर है, VI, V और I। तो V किसके बराबर हो जाएगा, P अपॉन, या I किसके बराबर हो जाएगा, P अपॉन V। तो P दे रखी है हमारे पास और VI दे रखा है हमारे पास, वोल्टेज दे रखा है, तो इसका हम करंट निकल जाएगा, ठीक है। तो करंट कितना आया इसमें 100 अपॉन 220 एम्पियर। ऐसे ही दूसरे वाला केस देख लीजिए कि पावर कितनी है 60 वाट है दूसरे बल्ब की, और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है। तो इसमें भी करंट आ जाएगा हमारे पास, कितना है 60 अपॉन 220 एम्पियर, ठीक है ना। तो व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई इज इतना, तो हमें टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा, ठीक है ना। व्हाट करंट इज ड्रॉन, ठीक है ना। तो पूरा टोटल करंट निकालना है, तो दोनों करंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल करंट I1 प्लस I2, तो ऐड कर दोगे तो कितना आ गया ये 0.727 एम्पियर। क्लियर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए कि विच यूजेस मोर एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा कंज्यूम करेगा, 220 वोल्ट टीवी which is working for 1 hour and 1200 volt toaster which operates for 10 minutes। यानी कि एक टीवी है
जो 220 वॉट का है उसको हम 1 घंटा ऑपरेट करते हैं, और एक टोस्टर है जो 1200 वॉट का है और उसको हम 10 मिनट ऑपरेट करते हैं। तो हमें निकालना है कि एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन कंज्यूम करेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सा कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास पी का फॉर्मूला क्या है, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन या इन ए गिवन टाइम टी, या रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये है ना P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो W हमारे पास क्या होता है, जो वर्क डन है वही क्या है, एनर्जी है। वर्क डन ही क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो P इक्वल्स टू E अपॉन टी हो गया, और E की टर्म्स में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, PT। तो E किसके बराबर हो जाएगा, P इंटू P मल्टीप्लाई बाय T, P इंटू टी हो जाएगा। तो पावर दे रखी है, टीवी का ले लो पहले, पावर कितनी है 220 वोल्ट, 220 वाट, सॉरी 220 वाट। पावर कितनी है 220 वाट, और टाइम कितना है 1 आवर। 1 आवर, तो 1 आवर को कन्वर्ट कर लो सेकंड्स में से, 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी P इंटू टी। तो इसको सिंपली सोल्व किया तो 9 इंटू 10⁵ जूल आ गया। ऐसे सेम हम करेंगे टोस्टर के साथ, पावर दे दी, टाइम दे रखा है 10 मिनट, तो इसको भी अगेन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स, दैट इज 10 इंटू 60, तो ये 600 सेकंड आ गया। तो एनर्जी क्या, तो ये P इंटू टी, तो पावर इंटू टाइम हमने कर दिया, तो यह है 7.2 इंटू 10⁵ जूल। तो इसकी एनर्जी ये है और इसकी एनर्जी ये है, तो ज़्यादा कौन सी है, E1, E1 ज़्यादा है, यानी कि जो टीवी है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 hours, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द टोस्टर। कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 8 ohm है, और कितने एम्पियर पे काम कर रहा है, 15 एम्पियर पे काम कर रहा है, और कितने टाइम के लिए काम कर रहा है, 2 घंटे के लिए काम कर रहा है। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो R दे दी 8 ohm, करंट दे दिया 15 एम्पियर, टाइम दे दिया 2 आवर, जिसको कन्वर्ट कर लो आप सेकेंड्स में, तो 2 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा। तो पावर हमें निकालनी है। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, किस रेट से हीट डेवलप होगी। ठीक है ना, तो रेट, तो हमें यहां पे पावर निकालनी है। तो पावर क्या है, अब ये देखिए जो फैक्टर्स हमें दे रखे हैं उस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, तो I² R लग जाएगा सिंपल सा। तो कितनी पावर आ जाएगी 1800 जूल पर सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ, कोई 2 कंडक्टिंग वायर हैं, दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, दोनों की लेंथ भी इक्वल है, दोनों वायर्स की डायमीटर भी इक्वल है। पहले तो उसको हम सीरीज में जोड़ देंगे दोनों वायर्स को, और फिर उसके बाद हम दोनों वायर्स को पैरेलल में जोड़ देंगे। ठीक है ना, इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों केस में हम लगा रहे हैं वो सेम लगा रहे हैं। तो अब हमें हीट का रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका हमें रेशियो निकालना है। क्लियर है। तो अब देखिए हीट की ये हमारे पास फॉर्मूले हैं 3, और इसके हिसाब से R हमारे पास हमें पता है रो L अपॉन ए है, सॉरी ये L है, ये L अपॉन ए है, रो L अपॉन ए, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, क्योंकि इसमें लेंथ दे रखी है तो L की ज़रूरत पड़ेगी। एरिया डायमीटर दे रखा है, इसका मतलब एरिया, और दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है, और दोनों सेम ही मटेरियल के हैं, इसका मतलब दोनों की जो R है वो क्या है, इक्वल होंगी ना। और सीरीज में दोनों में R क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, और पैरेलल में रेसिप्रोकल में ऐड होंगी, तो वो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ के अंदर।
तो हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे तीनों के अंदर, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी यूज़ करेंगे, क्योंकि वोल्टेज दे रखा है, ठीक है ना, और टाइम क्योंकि सेम टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये टी से टी कट जाएगा और आर, ठीक है। हम ये दो फॉर्मूले यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि इसमें करंट है और करंट की हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तो ये दो फॉर्मूले हम यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ किया है देखिए आप सीरीज़ में, तो हीट का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है इसके अंदर। तो सीरीज़ के केस में क्या हो जाएगा, जब दोनों वायर्स को हम सीरीज़ में जोड़ रहे हैं तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर एस इंटू टी, और सीरीज़ में जो रजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो दोनों की वैल्यू कितनी है, आर है, क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने कहा था सेम होगी, क्योंकि लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम होगी। तो दोनों की वैल्यू क्या, आर आर, तो सीरीज में कितना होगा टोटल 2R। क्लियर है। और ऐसे ही पैरेलल के केस में 1 अपॉन आर पी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, तो ये बन गया R अपॉन 2, तो ये पैरेलल की रेजिस्टेंस हो जाएगी हाफ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जस्ट इन वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पे। तो इन दोनों को रेशियो निकालना है, तो रेशियो में रख दो इसको, हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल, इस तरह से रेशियो निकालना है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल, तो ऊपर सीरीज की रखोगे हीट और नीचे पैरेलल की रखोगे, तो एच एस अपॉन एच पी किसके बराबर हो जाएगा, ये वाले एक्सप्रेशन रख दो ऊपर नीचे, तो वी स्क्वायर अपॉन आर एस इंटू टी और अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर पी इंटू टी। अब देखिए दोनों केस में पोटेंशियल हम सेम लगा रहे हैं, द सेम पोटेंशियल इज अप्लाइड, तो यानी कि V से V कट जाएगा, दोनों में टाइम भी सेम है तो T से T कट गया, कितना बच गया 1 अपॉन आर एस अपॉन 1 अपॉन आर पी, तो इसको सोल्व करोगे तो आर पी अपॉन आर एस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली इनकी वैल्यू पुट करनी है, आर पी की वैल्यू कितनी है आर अपॉन 2 और आर एस की वैल्यू कितनी है 2R, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ गया 1 अपॉन 4। तो रेशियो में लिख दो इसी चीज़ को, एच एस रेशियो एच पी कितना हो जाएगा 1:4, सो 1:4, that is C is your correct option. Okay guys, thank you very much. Next question देखिए, several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply lines are rated 10 watt, कि 10 वॉट के बल्ब हैं जिनको हमने 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से जोड़ा हुआ है। तो उसने पूछा है कि हम कितने ऐसे बल्ब जोड़ सकते हैं पैरेलल में, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर, कि 10 वाट का एक बल्ब है और 220 वोल्ट सप्लाई के साथ हम कितने बल्ब जोड़ सकते हैं पैरेलल में, कि टोटल करंट कितना कंज्यूम हो रहा है 5 एम्पियर। तो गिवन क्या है, पावर गिवन है एक सिंगल बल्ब की 10 वाट, और वोल्टेज और पावर क्या, और पैरेलल है सारे के सारे, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सबके अक्रॉस सेम जाएगा, तो पोटेंशियल कितना जा रहा है 220 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब हम करेंगे तो यहां से हम R निकाल सकते हैं ना, कि पावर क्या होगी V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो हम R निकाल सकते हैं, तो 1 बल्ब का अगर हम ले रहे हैं तो सबको 1 में ले लिया, तो R1 रेजिस्टेंस ऑफ 1 बल्ब ले लिया हमने, तो कितना आ गया V1 स्क्वायर अपॉन P1। तो पोटेंशियल दे रखा है 220 वोल्ट, तो 220 इंटू 220, और पावर दे रखी है 10 वाट, यानी कि एक बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी हमारे पास 4840 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 बल्ब, एक बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई। अब हमें निकालना है कि कितने बल्ब ऐसे कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो लेट द नंबर ऑफ बल्ब्स बी n, ठीक है ना, कितने बल्ब है n नंबर ऑफ बल्ब ले लेते हैं, और सारे बल्ब किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है 1 अपॉन आर पी, मतलब रेसिप्रोकल में सबको ऐड करते हैं ना हम लोग, और क्योंकि बल्ब सारे क्या हैं सेम है, तो ये जो R1 है R2 है, मतलब हर एक अलग अलग रेजिस्टेंस की, जो हर एक अलग अलग बल्ब की जो रेजिस्टेंस है तो वो सेम ही होगी, क्योंकि एक ही बल्ब की बात हो रही है। तो इसकी जगह हम 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R रख सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू N/R आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो RP कितना हो जाएगा सीरीज में, R/N। तो R हमें निकाल चुके हैं, R कितनी है 4840 ओम, तो 4840 ओम रख देंगे और अपॉन में N हमें निकालना है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमारे पास आ जाती है 44 ओम, ठीक है ना। तो पैरेलल में टोटल जब हम सबको जोड़ देंगे तो जो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 44 ओम आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से फिर हमें एन क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा R/RP, R/RP। तो R दे रखी है 4840 और RP हम निकाल चुके हैं 44 ओम। तो इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110। तो टोटल एन नंबर ऑफ बल्ब कितने आए 110, 110 बल्ब हम पैरेलल में ऐसे जोड़ सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ लगा दिया तो R कितना हो गया V/I, तो वोल्टेज कितनी है 220 और करंट टोटल कितना जाएगा सबके अंदर 5 एम्पियर, तो ये 5। तो इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 44 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई पैरेलल में, तो ये तो टोटल रेजिस्टेंस आ गई पैरेलल में, और ये एक बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई। तो इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे RP द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और R1 क्या है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल बल्ब, और N हमें निकालना है और ये दोनों फैक्टर्स हमें पता है तो हम N निकाल देंगे इजीली। कितना आ गया 110। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।